हमारे परिवार में रीता दी सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ लीडरशिप की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसलिए हम सब भाई बहन उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और वे निर्देश देती कि अब क्या करना है। वे जो कह दे वही हम सबके लिए एक ऑर्डर वाक्य होता था। सबसे पहले उन्होंने साइकिल चलानी सीखी, फिर हम सबको एक एक करके सिखाया। वैसे भी चाहे खेल का मैदान हो या पढ़ाई लिखाई या स्कूल की अन्य गतिविधियाँ, दीदी सब में अव्वल ही रहती थी। इसी वजह से हमेशा अपनी कक्षा की मॉनिटर भी वही रही। हाँ, घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना या सिलाई बुनाई में दीदी को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उनकी माँ यानी मेरी बड़ी मम्मी जी की डांट उन पर अक्सर पड़ती रहती थी, पर इस डांट डपट का कोई असर उन पर होता नहीं था। मुझसे तो 9 साल बड़ी थी वे, इसलिए मैं तो एक प्रकार से उनकी चमची ही थी। मुझसे वे लाड़ भी बहुत करती थी। कभी कभी तो मेरा होमवर्क तक कर देती थी। कहती, चल तू थक गई होगी पूजा, तेरा क्लास वर्क मैं कर देती हूँ, फिर तू भी खेलने चलना। बस मैं तो निहाल हो जाती। इस बात की भी चिंता नहीं करती स्कूल में टीचर दीदी की हैंडराइटिंग देखकर मुझे डांटेंगी, पर उस उम्र में इतनी समझ ही कहाँ थी। हंसते खेलते हम भाई बहन बड़े हो रहे थे। दीदी तब कॉलेज में बीए कर रही थी कि बड़े पापा को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। बड़े पापा व दादा जी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने से क्या फ़ायदा, फिर अभी इस उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी लगती ही हैं, इसलिए लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर रंग थोड़ा दबा होने की वजह से 4 जगहों से रिश्ते वापस आ चुके थे। दीदी का मन अभी भी आगे बढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक ना चली। एक अच्छा वर देखकर दादाजी ने उनका संबंध तय ही कर दिया। मयंक जीजाजी अच्छी सरकारी नौकरी में थे, संपन्न परिवार था। बस बड़े पापा और दादाजी को और क्या चाहिए था। दीदी बीए का इम्तिहान भी नहीं दे पाई थी कि उनका विवाह हो गया। घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम रही, गाना बजाना दावतें सब चली और आखिरकार दीदी विदा हो गई। सबसे अधिक दुख दीदी से बिछड़ने का मुझे था। मैं जैसे एकदम अकेली हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद चाचा के बेटे अमित को विदेश में स्कॉलरशिप मिली थी बाहर जाकर पढ़ाई करने की, तो घर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दीदी को भी ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा गया, पर ससुराल वालों ने कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोह के लिए बहू को नहीं भेजेंगे हम, और अभी अभी तो आई ही है। हम लोग मायूस तो थे ही, ऊपर से भैया ने जो उनकी ससुराल का वर्णन किया उससे और भी दुखी हो गए। अरे हमारी रीता दी को बड़े पापा ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया। हमारी दी जो फर्राटे से शहर भर में स्कूटर पर घूम आती थी, वो वहाँ घूंघट में कैद है। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। अच्छा, तो क्या सभी ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? मेरे सपनों को जैसे एक आघात लगा था। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ बड़ी मम्मी माँ जैसे डांटने वाले या टोकने वाले लोग तो होंगे नहीं। आराम से जीजाजी के साथ घूमती फिरती होंगी, खूब मज़े होंगे। मन हुआ कि जल्दी ही दीदी से मिलूं और पूछूं कि आप तो पर्दे घूंघट सबके इतने खिलाफ थी, इतने लेक्चर देती रहती थी, अब क्या हुआ? फिर कुछ ही दिनों बाद जीजाजी की किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में महीने भर के लिए दूसरे शहर जाना था, तो दीदी जिद करके मायके आ गई थी। मैं तो उन्हें देखते ही चौंक गई थी, इतनी दुबली और काली लगने लगी थी। माँ ने तो कह भी दिया था, अरे रीता बेटा, लड़कियां तो ससुराल जाकर अच्छी सेहत बना कर आती हैं, पर तुझे क्या हुआ? पर धीरे धीरे पता चला कि ससुराल वाले उनसे खुश नहीं हैं। सास तो अक्सर ताना देती रहती है कि पता नहीं कि कैसे माँ बाप हैं इसके, कि घर के काम काज तक नहीं सिखाए, 4 लोगों का खाना तक नहीं बना सकती ये बहू। अब इसकी पढ़ाई को क्या हम चाटें? माँ, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ दम घुटता है। सास के साथ ये भी हरदम डांटते रहते हैं मुझे और मेरी कमियाँ निकालते हैं। एक दिन रोते हुए रीता दी बड़ी मम्मी से कह रही थी, तो मैंने भी सुन लिया।
पर बड़ी मम्मी ने उल्टा ही उन्हें डांटा। पागल हो गई है क्या? ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी? समाज में हमारी थू थू कराने आई है? अरे हमें अभी अपनी और लड़कियाँ भी ब्याहनी हैं। कौन ब्याहेगा फिर तेरी और बहन को? बता। इधर माँ ने भी दीदी को समझाया। देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे कि घर के काम काज सीख ले। ससुराल में सबसे पहले यही देखा जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी उम्र निकल गई है, अब सिखाई देते हैं। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी और हमारे दामाद जी भी। दीदी के ना नुकुर करने पर भी माँ उन्हें जबरन चौके में ले जाती और तरह तरह के व्यंजन, अचार आदि बनाने की शिक्षा देती। हम लोग सोचते ही रह जाते कि कब दीदी को समय मिलेगा और हम लोगों के साथ हंसेगी, खेलेगी, बोलेगी। 1 महीना कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा था। जीजा जी आकर दीदी को विदा करके ले गए। मैं फिर सोचती, पता नहीं हमारी दीदी के साथ ससुराल में कैसा सुलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ दिनों दिन बढ़ता गया और दीदी की यादें कुछ कम हो गई। 2 वर्षों बाद भैया की शादी में दीदी और जीजा जी भी आए थे, पर अब दीदी का हुलिया भी बदला हुआ लगा। वैसे सेहत पहले से बेहतर हो गई थी, पर वे हर समय साड़ी में सिर ढके रहती। दीदी, ये तुम्हारी ससुराल थोड़ी ही है, जो चाहे वह पहनो। मुझसे रहा नहीं गया और कह दिया मैंने। देख पूजा, तेरे जीजा जी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना मुझे। अब अगर इन्हें पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सिर ढक कर रहूं, तो वही सही। अच्छा, इतनी आज्ञाकारिणी कब से हो गई आप? मैंने चिढ़कर कहा। होना पड़ता है बहन, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलना भी पड़ता है। ये सब बातें तुम तब समझोगी जब तेरी शादी हो जाएगी, कहकर दीदी ने बात बदल दी। पर मैं देख रही थी कि दीदी हर समय जीजा जी के ही कामों में लगी रहती। उनके लिए अलग से चाय खुद बनाती, खाना बनता तो गरम रोटी सिकते ही पहले ही जीजा जी की थाली खुद ही लगा कर ले जाती। कभी उनके लिए गरम नाश्ता बना रही होती तो कभी उनके कपड़े निकाल रही होती। एक प्रकार से जैसे वे पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजा जी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज़ देते। रीता, मेरी फलान चीज़ कहाँ है? ये कहाँ है, वो कहाँ है? माँ, बड़ी मम्मी तो बहुत खुश थी कि हमारी रीता ने आखिरकार ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। 2 वर्षों के लिए जिद करके हॉस्टल में रहने चली गई थी। बीच में दीदी मायके आई होंगी, पर मेरा उनसे मिलना हो नहीं पाया। एक बार फिर छुट्टियों में मैं उनकी ससुराल जाकर ही उनसे मिली थी। अब तो दीदी के दोनों जेठों ने अलग घर बना लिए थे। सास बड़े जेठ के पास रहती थी। इतने बड़े घर में दीदी, जीजा जी और उनके बच्चे ही थे। दीदी, अब तो आप आराम से अपने हिसाब से जी सकती हैं और अपने शौक़ भी पूरे कर सकती हो। मैंने उन्हें इस बार भी हरदम सिर ढके देख कर ही कह दिया। देख पूजा, मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे तेरे जीजा जी के हिसाब से ही अपने आप को ढालना होगा, तभी ये मुझसे खुश रह सकते हैं। यह एक परंपरागत परिवार से जुड़ रहे हैं तो जाहिर है कि सोच भी उसी प्रकार की ही है। यह सच भी था कि दीदी ने अपने आप को जीजा जी की रुचि के अनुसार ढाल लिया था। वैसे घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, पर चूंकि जीजा जी किसी के हाथ का बना खाना खाते नहीं थे, इसलिए दीदी स्वयं ही दोनों समय का खाना, यहाँ तक कि नाश्ता तक स्वयं बनाती। और तो और पूरा घर भी जीजा जी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। घर में ढेरों पुस्तकें, कई महापुरुषों के फोटो हर कमरे में थे। अब तो आसपास के लोग भी इस जोड़े को आदर्श जोड़े का नाम देने लगे थे। शादी के बाद मैं पति के साथ विदेश चली गई, देश की धरती से दूर। 1-2 साल में कभी कुछ दिनों के लिए भारत आती तो भी दीदी से कभी 2-4 दिनों के लिए ही मिलना हुआ और कभी नहीं। हाँ, यह अवश्य था कि अगर मैं कभी अपने पति की कोई शिकायत माँ से करती तो वे फौरन कहती, अपनी रीता दीदी को देख, कैसे बदला है उसने अपने आप को, कैसे तुम्हारे जीजा जी लट्टू हैं उन पर। अरे तुझे तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है,
फिर भी शिकायतें। मैं सोचती कि भले ही मैं विदेश में हूँ, पर पुरुष मानसिकता जो भारत में है वही इनकी विदेश में भी है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूं? आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए। बस ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ जिंदगी चल रही थी। फिर अचानक ही दुखद समाचार मिला, जीजा जी के निधन का। मैं तो हतप्रभ रह गई। दीदी की शक्ल जैसी मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं पा रही थी। कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को? वे तो पूरी तरह से पति की अनुगामिनी बन चुकी थी। भारत में होती तो अभी उनके पास पहुंच जाती। फिर किसी प्रकार 5 महीने बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा कि पहले जाऊंगी दीदी के पास, बाद में अपनी ससुराल, फिर अपने मायके। रीता दीदी को फ़ोन पर मैंने अपने आने की सूचना भी दे दी और कह भी दिया था कि आप चिंता ना करें, मैं ऑटो लेकर घर पहुंच जाऊंगी। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास है मुझे। ठीक है पूजा, दीदी ने इतना कहा था, पर रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि दीदी का सामना कैसे करूंगी। सांत्वना के तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे मुझे। वे तो इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रहीं कि क्या उनके बिना जी पाएंगी? जितना मैं सोचती उतना ही मन बेचैन होता रहा था। पर एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो मैं चौंक ही गई। दीदी खड़ी थी सामने ड्राइवर के साथ, और उनका रूप इतना बदला हुआ था। कहाँ मैं कल्पना कर रही थी कि वे साड़ी से सिर ढके उदास सी मिलेंगी, पर यहाँ तो आकर्षक सलवार सूट में थी। बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे, माथे पर छोटी सी बिंदी भी थी। उम्र में 5-6 साल छोटी लग रही थी दीदी। आप क्यों आई? मैं पहुँच जाती। मैं कह ही रही थी कि ड्राइवर ने टोक दिया। अरे ये तो अकेली आ रही थी, कार चलाना जो सीख लिया है। मैं तो जिद करके साथ आया कि लंबा रास्ता है और रात का टाइम है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं दीदी से पिछड़ गई हूँ। इतने साल विदेश में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलाने में झिझक होती है, और दीदी हैं, लग भी कितनी स्मार्ट रही हैं। रास्ते भर वे हंसती बोलती रहीं, यहाँ तक कि जीजा जी के बारे में कोई खास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ही 2-4 बार जिक्र किया तो टाल गई थी। घर पहुंचकर मैंने देखा, अब तो पूरा घर दीदी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ है। उनकी पसंद की पुस्तकें सामने शीशे की अलमारी में नज़र आ रही थी। कई संस्थाओं के फ़ोटो भी लगे हुए थे। पता चला अब चूंकि पर्याप्त समय था उनके पास, इसलिए अब कई सामाजिक संस्थाओं से भी वे जुड़ गई थीं और अपनी पसंद के कार्य कर रही थी। अब तो खाना बनाने के लिए भी एक अलग नौकर था उनके पास। सुबह नाश्ते में पूरी टेबल सजी रहती, फल, जूस और कोई गरम नाश्ता। लंच में भी पूरी डाइट रहती। भले ही उनका अकेले का खाना बना हो, पर वे पूरी रुचि और सुघड़ता से ही सब कार्य करवाती थी। ड्राइवर रोज शाम को आ जाता। अगर कहीं मिलने नहीं भी जाना हो तो वे खुद ड्राइविंग करती, लेकिन ड्राइवर साथ रहता। तात्पर्य यह है कि वे अपने सभी शौक पूरे कर रही थीं। फिर भी अकेलापन तो था ही, इसलिए मैंने कह ही दिया, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में, इस महानगर में अकेली रह रही हो, बेटे के पास नहीं रहती? नहीं पूजा, अब कुछ साल मर्जी से अपनी खुशी के लिए, अभी तक तो सबके हिसाब से ही जीती रही। अब कुछ साल तो जीऊँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। मैं अवाक होकर उनका मुंह ताक रही थी। क्यों हम एक औरत से ही यही चाहते हैं कि वो ही हर चीज़ों, हर दुखद परिस्थितियों में खुद को ढाल ले? क्यों वो इसके विपरीत नहीं कर सकती? अगर कर भी रही है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज का मौसम बड़ा सुहाना था। गुलाबी सर्दी का मौसम था। चहल पहल सी लगी हुई थी। शहर में चर्चा थी, एक ससुर अपनी बहू की शादी करा रहे हैं। शहर की वो खुशनसीब दुल्हन मानवी थी। घर में बारात के स्वागत की तैयारी में मिस्टर मिश्रा व्यस्त थे। आज उनकी बेटी मानवी की शादी थी। बारातियों को कोई परेशानी ना हो, बस यही चिंता उन्हें खाई जा रही थी। जैसे ही किसी काम के लिए मानवी के पापा परेशान होते, देवलाल जी कहते, अरे मिश्रा जी, परेशान ना हो, सब हो जाएगा।
मानवी के पूर्व ससुर जी आज उसके पापा का दायित्व निभा रहे थे। ये जिंदगी है जो कितने ही मोड़ से निकलती है। हर रोज़ कोई सपना दिखता है, कोई नई सुबह की तलाश में निकल जाता है। बारात की निकाशी 1 किलोमीटर दूर से निकल रही थी। लड़के वालों में बड़ा जोश था, सब बड़े खुश थे। मानवी की मम्मी न जाने क्यों उदास थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं शादी में कोई विघ्न ना डाल दें। वो मानवी के चेहरे पर भी वही डर देख रही थी, पर उसी आंखों से इशारा करती कि घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो भी झूठी मुस्कान देकर उन्हें चिंता मुक्त होने का आश्वासन दे देती थी। सजी सवरी मानवी खुद को शीशे में निहार रही थी। खुद को शीशे में निहारते निहारते उसे 1.5 साल पुरानी सजी सवरी मानवी दिखने लगी। पहले भी ऐसी ही सजी थी, ऐसे ही खुद को शीशे में निहार कर शर्मा रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बारात आने वाली थी, घर में हलचल थी, सभी इधर उधर काम में व्यस्त थे। मम्मी पापा ने मानवी के लिए बिजनेसमैन लड़का देखा था जो सुंदर और पैसे वाला था। उनकी लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी लड़की सुखी रहेगी। खुद का मकान, माता पिता के समान सास ससुर, कोई भाई बहन नहीं, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं। बेटी राज करेगी, राज। इसके अलावा माता पिता को भला क्या चाहिए होता है। बैंड बाजे की आवाज़ जो दरवाजे पर सुनाई दे रही थी, त्यों त्यों मानवी की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। बारात दरवाजे आई। रस्मों रिवाजों के साथ मानवी की शादी कपिल से हो गई और मानवी विदा होकर हजारों सपने मन में लिए ससुराल चली गई। नई नवेली दुल्हन मानवी बहुत खुश थी। सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे, पर जिसको उसका खास ध्यान रखना चाहिए था उसे मानवी की कोई फिक्र ही नहीं थी। जिनके बारे में मानवी के पिता नहीं जान पाए थे वो मानवी 2 दिन में ही जान गई। शराब पीना, जुआ खेलना और दूसरी औरतों के साथ रात गुजारना, यही कपिल का रोज का काम था। मानवी की सवाल करती नज़रों से उसके सास ससुर नजरें चुराते थे। मानवी उन सवालों को लिए पगफेरे के लिए अपने मायके आई तो घर वालों को अपने दुख की भनक भी नहीं लगने दी। कपिल बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया है, ऐसा कहकर ससुर अपने साथ मानवी को घर ले आए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। शादीशुदा जिंदगी के जो सुनहरे सपने लेकर मानवी ससुराल आई थी वो तो जाने कब के चकनाचूर हो गए थे। आखिर 2 महीने बीतने के बाद मानवी ने अपने ससुर से पूछ ही लिया, पापा जी, यदि ये इस तरह के हैं तो आपको इनकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी का अब क्या भविष्य। वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बहू, मुझे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, किंतु मुझे नहीं पता था कि कपिल में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। वे हाथ जोड़े मानवी के सामने नजरें झुकाए खड़े थे। मानवी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। शादी के बाद कपिल के माता पिता सुबह शाम कपिल को डांटते समझाते, फिर भी कपिल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह एक ही बात कहता, मैं तो ऐसा ही था और ऐसा ही रहूँगा, यह कहकर चला जाता। आज तो कपिल ने सभी सीमाएं पार कर दी थी। उसने मानवी पर हाथ उठाया, वह कुछ ना बोली। फिर तो ये मानो रोज का काम हो गया था। आज कपिल के पिता ये सब देख ना सके और कपिल को उतना ही मारा जितना कि उसने मानवी को पिछले 3 महीनों में मारा था, या शायद उससे भी अधिक। मानवी को दूसरे कमरे में जाने को बोल दिया। अगली सुबह कपिल गुस्से में गया तो 2 दिन तक लौटा ही नहीं। कपिल का ये रवैया उसके पिता को नागवार गुजर रहा था। वही मानवी को दिन रात रोते देख उन्हें कपिल पर और अधिक गुस्सा आ रहा था। एक दिन उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक निर्णय ले रहा हूँ जिसमें मैं किसी की राय नहीं लूँगा, बस निर्णय सुनाऊँगा। वे घबरा गई। आखिर क्या होने वाला है। उन्हें ये तो पता था कि निर्णय तो कपिल को लेकर ही होगा। जब 2 दिन बाद कपिल आया तो उन्होंने कपिल को घर से जाने को कह दिया और अपने संबंधों को ख़त्म करने की बात भी बोल दी। उन्होंने आगे कहा, यदि तुझे यहाँ रहना है तो बहू के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा, नहीं तो तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं। कपिल घर छोड़कर चला गया। माँ को भी शायद उसके पिता का यह निर्णय सही लगा, इस कारण वह चुप रही।
किंतु माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे को जाते देखकर वे अपने आंसुओं की धार को रोक ना सकी। मानवी से उन्होंने कहा, बेटा, आज से तेरा कपिल के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं कपिल से तेरा तलाक जल्द ही करवा दूंगा। हमने तुमसे और तुम्हारे घर वालों से अपने बेटे की सच्चाई छुपाई तो हम ही तुम्हें इस दलदल से निकालेंगे भी। अगले ही दिन मानवी के मायके जाकर कपिल के पिता ने मानवी के माता पिता को सारी बातें सच सच बता दी। मानवी के माता पिता पहले तो क्रोधित हुए और कपिल के पिता को बुरा भला भी कहा, पर उससे वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें चिंता थी तो बस अपनी बेटी की कि अब उसके भविष्य का क्या होगा। जी, आज आपके इस सच का मैं क्या करूं? मेरी बेटी का जीवन तो बर्बाद ही हो गया। कपिल के पिता ने उनका दर्द समझ लिया था। आप ये चिंता ना करें कि मानवी का क्या होगा। मानवी आपकी बेटी थी, पर जिस दिन मैं उसे अपने घर ले गया उस दिन से वो मेरी बेटी हो गई। उसके अच्छे बुरे की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। अगले ही दिन कपिल के पिता मानवी और कपिल के तलाक की कार्यवाही में लग गए। वे जल्दी से जल्दी मानवी और कपिल का तलाक कराना चाहते थे और साथ ही वह ये भी निर्णय कर चुके थे कि उनके संपत्ति पर अब कपिल का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वे इसके भी कानूनी कागज तैयार करवाने में लग गए थे। कपिल को ये बात सहन नहीं हो रही थी। वो ना तो मानवी को अपनाना चाहता था और ना ही जायदाद से बेदखल होना चाहता था। इस कारण वो आए दिन घर पर आकर लड़ाई झगड़ा करता, पर कपिल के पिता को अब कुछ भी मंजूर नहीं था। आखिरकार जीत उनकी ही हुई। मानवी को तलाक मिला और बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया गया। पूरा परिवार खुश था, किंतु मानवी के पिता को अब भी मानवी की फिक्र सता रही थी। इधर मानवी के ससुर का अब एक ही मकसद रह गया था, एक अच्छे से लड़के से मानवी की शादी कराना। उसकी शादी की बात सुन सभी भौचक्के रह गए। देव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मानवी की दूसरी शादी? कौन करता है तलाकशुदा से शादी और कौन कराता है अपनी बहू की शादी? मानवी के पिता ने कपिल के पिता से कहा। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले और फिर पूरे शहर में फैल गई है। जिसको जो कहना है कह ले, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसे मेरी होनहार संस्कारी बेटी दिखेगी, ना कि उसका तलाकशुदा होना। उन्होंने सुयोग्य वर की खोज शुरू कर दी। जहाँ जाते वहाँ निराशा ही हाथ लगती, पर हिम्मत नहीं हारते वे। लोगों के ताने शायद उन्हें और हिम्मत देते थे। एक बार तो मानवी ने भी कहा था, पापा, मुझे आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों के साथ कौन रहेगा? उसकी बात सुनकर बे मुस्कुरा कर बोले, बेटियां पराया धन तो होती हैं, उन्हें तो विदा करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर वही पेपर में अच्छे लड़के का विज्ञापन देख चल दिए वर की खोज में। रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ते और यही सोचकर घर से निकलते कि आज तो तलाश पूरी हो ही जाएगी। आज भी यही सोचकर पास के शहर में एक लड़की को देखने चल दिए, उसी जोश और उमंग के साथ। आज मानो भगवान ने उनकी सुन ली। वो जैसा लड़का मानवी के लिए चाहते थे, सूरज वैसा ही था। उन्हें सूरज पसंद आया और उन्होंने उसे अगले ही दिन घर पर उन्हें आने का न्योता दे डाला। उन्होंने मानवी के विषय में कोई भी बात छुपाई नहीं थी। यही बात तो सूरज के घर वालों को भी भा गई और वह अगले दिन मानवी से मिलने के लिए आने को तैयार हो गए। आज वो बहुत खुश थे। हाथों में मिठाई का डिब्बा देखते ही मानवी और उसकी माँ को समझने में देर न लगी कि आज शुभ समाचार के साथ ही वे आए हैं। सुनो, कल वो लोग मानवी से मिलने आ रहे हैं। घर में कदम रखते ही वे बोले। सभी खुश थे। अगली सुबह का इंतज़ार करने लगे। कल क्या करना है, कैसे करना है। रात इसी उधेड़ बुन में निकल गई। सुबह हुई और उनके स्वागत की तैयारी शुरू। सूरज और उसके घर वाले घर आए, मानवी से मिले और उन्हें मानवी पसंद भी आ गई। पर अचानक ही वहाँ कपिल आ पहुँचा। न जाने कैसे उसे इस बात की भनक लग गई। घर में घुसते ही मानवी के विषय में वह उलुल जुलुल बातें करने लगा। उसके पिता डर गए कि कहीं कपिल के कारण इतना अच्छा रिश्ता हाथ निकल ना जाए।
कुछ देर हंगामा कर कपिल तो चला गया, पर उसके पिता की वो झुकी नजरें, लड़खड़ाते पैर, मानवी के चेहरे का डर और माँ के चेहरे की चिंता सूरज और उसके परिवार से छुपी ना थी। एक बुरी हवा का झोंका था, आया और चला गया। बुरी हवा थी, इसलिए अपने साथ यहाँ की अच्छाई न ले जा सकी। मिश्रा जी। सूरज के पिता के ये शब्द मिश्रा जी के कानों में पड़ते ही मानो उन्हें सूरज को अपना दामाद बनाने के फैसले पर गर्व होने लगा। सूरज ने भी मानवी की तरफ देखा और मानो नज़रों ही नज़रों में कह दिया हो कि चिंता ना करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। बाहर बारात आ चुकी थी और मानवी भी अपने अतीत से बाहर निकलकर बारात के आने की खुशी से मुस्कुरा रही थी। बिना किसी विघ्न के मानवी और सूरज का शुभ विवाह संपन्न हुआ। मानवी की विदाई पर शायद उसके पिता ना रोए हों जितना उसके ससुर जी के आंसू निकले अपनी बहू की विदाई पर। कपिल भी शायद जान चुका था कि अब उसके किसी भी परपंच का उसकी आशा अनुसार परिणाम नहीं निकलने वाला, तो उसने भी इस शुभ विवाह में कोई विघ्न नहीं डाला। सभी ने कपिल के पिता को दाद दी कि कौन कराता है तलाकशुदा बहू की शादी, वो भी बेटी बनाकर। मानवी के लिए वह रात नई सुबह के समान ही थी। दोस्तों, ये कहानी भी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।